डियर स्टूडेंट्स, अपना प्रोटीन वाला टॉपिक चल रहा था। अपने ने प्रोटीन की डेफिनेशन देखी थी, कुछ उनकी उपयोगिता देखी थी कि कहाँ पर ये काम आता है। उसके बाद में इनका क्लासिफिकेशन देखना है कि क्लासिफिकेशन का मतलब कि प्रोटीन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे संगठन के आधार पर देखते हैं तो प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। फिर जल अपघटन के आधार पर देखते हैं तो प्रोटीन को फिर 2 भागों में बांटा गया है। उसके अंदर एक संयुक्त प्रोटीन आता है, उसके अंदर एक प्रोस्थेटिक समूह होता है, उसके आधार पर इसे क्या किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो पहले अपने संगठन के आधार पर देखेंगे। तो संगठन के आधार पर प्रोटीन को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो एक तो आता है रेशेदार प्रोटीन, दूसरा आता है दानेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन का मतलब इस स्पष्ट होता है कि इसके अंदर क्या होगी, एक प्रोटीन की जो संरचना होगी वो एक धागे के समान होगी। धागे के समान, जैसे अपने धागे देखते हैं ना, एक सीधा स्ट्रेट धागा होता है, सदृश रूप से बोल देते हैं जिसे, उसके समान होगी। और जबकि दानेदार प्रोटीन होगा तो उसके अंदर क्या होगी, जो प्रोटीन की संरचना होगी वो कुंडली नुमा होगी। कुंडली नुमा मतलब कि एक अपने देख सकते हैं कि जो ऐसे ये कुंडली नुमा संरचना बोल देते हैं, और इसे क्या बोल देते हैं, अपने सीधे धागे नुमा संरचना बोल देते हैं। जैसे घुंघरालू बाल होता है वैसे समझ लो, घुंघरालू बाल में ऐसे बाल मुड़े हुए होते हैं, कुंडली नुमा होते हैं, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, दानेदार प्रोटीन की संरचना बोल देते हैं। और जो सीधी संरचना होती है, मतलब एक धागे के समान स्ट्रेट होती है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, प्रोटीन की सदृश या फिर सीधी संरचना या फिर रेशेदार संरचना कह देते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं, जो अणु होते हैं वो रेखीय अणु होते हैं। ये रेखीय अणुओं से बनी हुई क्या होती है, संरचना होती है। रेखीय अणु मतलब कि जो अणु जुड़ेंगे वो किसी भी प्रकार से शाखित नहीं होंगे, मतलब अशाखित होंगे, एक सीधी श्रृंखला में होंगे, किसी भी प्रकार से शाखित नहीं होंगे। शाखित का मतलब कि उनकी क्या होंगी, शाखाएं नहीं निकली होंगी, एक सीधी श्रृंखला में होंगे। जैसे धागे होते हैं, धागे के रूप में क्या होता है कि एक अणु जैसे जैसे जुड़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, एक धागे के समान उनकी एक सीधी श्रृंखला बनती जाएगी। और जबकि दानेदार प्रोटीन में क्या होता है कि इनके जो अंदर जो अणु जुड़ते हैं वो अणु क्या होते हैं, कुंडलीनुमा होते हैं। कुंडलीनुमा का मतलब कि जैसे अणु जुड़ेंगे उसके साथ में दूसरा अणु जुड़ेगा तो एक कुंडलीनुमा संरचना बनाएगा। और इसके अंदर जो अणु जुड़ेंगे जो रेशेदार के अंदर, वो क्या होंगे, एक सीधे अणु होंगे, उनके कोई भी शाखाएं नहीं होंगी। जबकि दानेदार प्रोटीन के अंदर क्या होगा कि जो अणु जुड़ेंगे, जो छोटे छोटे अणु से जुड़कर क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो वो छोटे अणु जो जुड़ेंगे वो कौन से होंगे, कुंडलीनुमा होंगे। और वो जुड़कर कौन सी संरचना बनाएंगे, कुंडलीनुमा संरचना बनाएंगे। और कुंडलीनुमा संरचना बनाने के कारण क्या बोल देते हैं, अपने से दानेदार प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, एक तो मेन डिफरेंस ऐसे ध्यान रखना। अपने डिफरेंस से पढ़ेंगे इजिली रहेगा, वैसे अगर एक एक पॉइंट से पढ़ेंगे तो ज्यादा, यानी कहने का मतलब हार्ड लगेगा कि पहले अपने रेशेदार प्रोटीन को याद करेंगे फिर दानेदार प्रोटीन को। डायरेक्ट अपने अगर रेशेदार प्रोटीन देख रहे हो तो दूसरी तरफ अपने दानेदार प्रोटीन देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं कि जो विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है, पॉलीपेप्टाइड बोलते किसे, जब प्रोटीन का अपने जल अपघटन करते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बनता है। और पेप्टाइड का जब जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, अपना अमीनो अम्ल बनता है, अल्फा अमीनो अम्ल बनता है। तो जो अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो वो कौन से बंध से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन में क्या होगा, विभिन्न टाइप के पॉलीपेप्टाइड होंगे। मतलब एक पेप्टाइड बंद हो गया, 2 पेप्टाइड बंद हो गया, 3 पेप्टाइड बंद हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, अपने पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है दूसरे शब्दों में वो क्या होते हैं, अल्फा अमीनो के पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब अल्फा अमीन आपस में जुड़ेंगे, जिस बंध से जुड़ेंगे उसे पेप्टाइड बंध बोलेंगे। और एक से ज्यादा अगर बंध होते जाएंगे तो उसे अपने क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध बोल देते हैं। ये जो रेशेदार प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में क्या होती है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। कौन से बंध द्वारा जुड़ी होती है, तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी हुई होती है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का मतलब, जैसे अपनों ने हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर देखा था, हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसे HF, उसके साथ में डैश 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 H फिर F, ये बंध जो होता है ये कौन सा हाइड्रोजन बंध होता है, तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है। मतलब एक से अधिक अणुओं के साथ में, मतलब HF के कितने सारे अणु होंगे, वो अणु आपस में जिस बंध से जुड़ेंगे उसे कौन सा बंध बोल देते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बोल देते हैं। जैसे जल के अणु होते हैं, जल के अंदर जो
हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो कौन सा होता है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है, क्योंकि इसके अंदर अणु क्या होते हैं? अधिक होते हैं। दो अणुओं के बीच में क्या होता है? इनमें हाइड्रोजन बंध होता है। दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। इसके अंदर फ्लोरीन फ्लोरीन, दो फ्लोरीन यानी प्रबल विद्युत ऋणी है। दोनों विद्युत ऋणियों के बीच में कौन सा है? हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ये आपस में जिस बंध से जुड़ा हुआ है उसे कौन सा बोल देते हैं? अपने अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बोल देते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन इसे ऐसे भी दे सकते हैं कि दो अणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल अणुओं के ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच में उपस्थित होता है तो उसे क्या बोल देते हैं? अपने अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बोल देते हैं। और इसके अंदर जो रेशेदार प्रोटीन होता है उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो आपस में कौन से बंध से जुड़ी हुई होती है? तो वो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। इधर जो विभिन्न टाइप की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी वो कौन से बंध से जुड़ी हुई मिलेगी? अंत आणविक हाइड्रोजन बंध से। अंत आणविक का मतलब एक ही अणु के साथ में होगा। एक अणु का मतलब जैसे अपने 2 नाइट्रोबेंजीनोइक अम्ल देखते हैं तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है और यानी जो बेंजीनोइक का कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो आपस में एक हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाता है, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक अम्ल भी बोल सकते हो। ऐसे एक ही अणु के बीच में अगर क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है तो उसे कौन सा बंध बोल देते हैं? अपने अंत आणविक हाइड्रोजन बंध बोल देते हैं। रेशेदार प्रोटीन के अंदर विभिन्न टाइप की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी वो कौन से बंध से? तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध से। इधर कौन से बंध से? तो अंत आणविक हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई मिलेगी। फिर सेकंड डिफरेंस आता है कि जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीनों पर अगर ताप या पीएच के मान में कोई परिवर्तन करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब प्रोटीन की कोई विकृतीकरण नहीं होता। अपने आगे प्रोटीन का विकृतीकरण देखेंगे, उसके अंदर ये होता है कि जब प्रोटीन को ताप या पीएच के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी संरचना तथा उसके गुणों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। उसे क्या बोल देते हैं? अपने प्रोटीन का विकृतीकरण कह देते हैं। लेकिन जो रेशेदार प्रोटीन होती है वो ताप और पीएच के परिवर्तन से क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। अप्रभावित का मतलब कि कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं होता। इसके कार्य, गुणधर्म और संरचना सेम की सेम बनी रहती है। किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस उनमें क्या नहीं होता? क्रिएट नहीं होता। जिसके कारण प्रोटीन, ये जो रेशेदार प्रोटीन है, अपने कह सकते हैं कि जो रेशेदार प्रोटीन है उसे अपने क्या नहीं कर सकते? विकृतीकरण नहीं कर सकते। मतलब उसके ताप, दाब, पीएच आदि के मान में परिवर्तन करके उसके कार्य, गुणधर्म या फिर जो प्रकृति है उसे अपने क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। जबकि दानेदार प्रोटीन के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा कि ये क्या होती है? ताप, दाब, पीएच के मान में परिवर्तन करने पर इसके जो कार्य होते हैं, गुणधर्म होते हैं, संरचना होती है, क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। फिर आता है कि ये जल में विलय नहीं होती। रेशेदार प्रोटीन क्या रहती है? जल में अविलयशील रहती है। जबकि जो दानेदार प्रोटीन होती है ये क्या रहती है? अम्ल, क्षार जैसे जो जलीय विलयन बनते हैं उनमें क्या होती है? ये विलयशील होती है। रेशेदार प्रोटीन विलयशील नहीं होगी, जबकि जो दानेदार प्रोटीन है वो क्या होगी? अम्ल, क्षार जैसे जलीय विलयनों में विलयशील होगी। फिर इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि जो शरीर के अंदर ऊतक होती है उन ऊतकों की जो संरचना का निर्माण होता है, उन संरचना के निर्माण में जो आवश्यक पदार्थ की आवश्यकता होती है वो क्या कराती है? उपलब्ध कराती है। जबकि ये जो दानेदार प्रोटीन है, दानेदार प्रोटीन का कार्य क्या होता है कि ये जीवन चक्र मतलब अपने जीवन के लिए आवश्यक क्या चीज है? जैसे श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार से सोना आवश्यक है। ये सारी चीजें क्या है? आवश्यक है। तो उनके लिए क्या करती है? नियंत्रण करती है। मतलब जीवन चक्र के कार्यों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। जैसे हीमोग्लोबिन दानेदार प्रोटीन का ही क्या है? एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके प्रवाह को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन होता है उनके स्रावन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। एल्बुमिन, इसी प्रकार से ये जितने भी प्रोटीन होते हैं, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्बुमिन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके? दानेदार प्रोटीन के। और इधर अपने जो एग्जाम्पल देखते हैं ग्लूकेजन, माइसोसिन और क्रिएटिन, ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये रेशेदार प्रोटीन के एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रेशेदार प्रोटीन के कोई 2 उदाहरण दीजिए, दानेदार प्रोटीन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको दानेदार प्रोटीन के 2 एग्जाम्पल जैसे हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्बुमिन ये देने होंगे। और उसी प्रकार से रेशेदार प्रोटीन का पूछ ले
तो उसको भी एग्जाम्पल देने होंगे। आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है कि रेशेदार प्रोटीन और दानेदार प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, तो ये स्ट्रक्चर बता सकते हो कि इसमें जो अणु होते हैं रेखीय अणु होते हैं, इसमें कुंडलीनुमा अणु होते हैं, इनमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी हुई होती है, इसमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। ये क्या होता है, ताप, दाब, पीएच आदि के मान से अप्रभावित रहता है, जबकि ये प्रभावित होता है। ये जल में अविलेयशील होता है, जबकि ये अम्ल और क्षार में विलेयशील होता है। ये क्या होता है कि जो शरीर के अंदर उत्तक होती है उनकी संरचना के निर्माण में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो क्या कराता है, यानी उपलब्ध करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। और ये क्या करवाता है कि जो जीवन चक्र की क्रियाएं हैं, जीवन चक्र की क्रियाएं जैसे श्वसन हो गया आदि प्रकार की जो अपने आवश्यक होती है जीवन को बनाए रखने के लिए, उन कार्यों को क्या करता है, ये संचालित करता है। ये आपको ध्यान रखने, दानेदार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन दोनों के अंदर। आपके रेशेदार प्रोटीन भी पूछ सकता है कि रेशेदार प्रोटीन किसे कहते हैं, दानेदार प्रोटीन किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। डिफरेंस में ध्यान रखोगे तो दोनों क्या रहेंगे, आपके साथ इजी रहेंगे। और ये प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया गया है, तो संगठन के आधार पर। संगठन का मतलब कि इनकी संरचनाएं कैसी होती है, इनमें किस प्रकार के बंध पाए जा रहे हैं, उस आधार पर इनका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद में सेकंड इनका क्लासिफिकेशन आता है जल अपघटन के आधार पर। यानी जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन होते हैं वो विभिन्न टाइप के क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। उनमें जो उत्पाद होंगे वो कौन कौन से होंगे, इस आधार पर अपने क्या करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। किसके आधार पर करना है अपने को, जल अपघटन के आधार पर करना है, जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने कह सकते हैं, एक होता है साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन होता है संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन को आगे तीन भागों में क्लासिफिकेशन किया गया। तीन भागे कौन कौन से, तो एक तो आएगा अपना न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। दूसरा आएगा अपना ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। और तीसरा अपना कौन सा आएगा, क्रोमो प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन। ये तीन भाग से इनका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो देखो जल अपघटन के आधार पर कैसे देखेंगे अपने, तो जब प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे विभिन्न टाइप के उत्पाद बनेंगे, उस आधार पर अपने इनका क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। साधारण प्रोटीन का जब जल अपघटन करते हैं तो इसमें किसका निर्माण होता है, अल्फा अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, अल्फा अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। ये किस में आ जाएगा, साधारण प्रोटीन में। जब प्रोटीन का अपने क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, प्रोटीन का अपने क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं। तो प्रोटीन का जब जल अपघटन कराते हैं तो साधारण प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन में अपने क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जल अपघटन कराने पर अगर क्या हो, अकेला अल्फा अमीनो अम्लों का निर्माण हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपनों ने क्या किया, प्रोटीन का जल अपघटन कराया, क्या बना अपना, आंशिक जल अपघटन कराया तो पॉलीपेप्टाइड बना। फिर पॉलीपेप्टाइड का अपनों ने क्या किया, पूर्ण जल अपघटन किया, या फिर प्रोटीन का कह सकते हैं कि पूर्ण जल अपघटन किया, और लास्ट में जो उत्पाद बना अपना अल्फा अमीनो अम्ल बना। जैसे अल्फा अमीनो अम्ल का मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे ग्लूबिन हो सकता है, ग्लाइसोसिन हो सकता है, ये सारे जितने भी अल्फा अमीनो अम्ल अगर लास्ट वाला प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है तो वो कौन सा होगा, साधारण प्रोटीन होगा। ऐसे प्रोटीन जिनका जल अपघटन करने पर अंतिम उत्पाद क्या होता हो, अल्फा अमीनो प्राप्त होता हो, उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, साधारण प्रोटीन, मतलब सिंपल प्रोटीन के अंदर अपने उसे क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। संयुक्त प्रोटीन का आधार क्या होगा, संयुक्त प्रोटीन के अंदर क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि प्रोटीन के साथ में एक अप्रोटीन भाग पाया जाता है। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन के साथ में एक अप्रोटीन भाग पाया जाता है, अप्रोटीन भाग पाया जाता है। उस अप्रोटीन भाग को क्या बोल देते हैं अपने, प्रोस्थेटिक समूह बोल देते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। आपसे पूछ ले कि प्रोस्थेटिक समूह किसे कहते हैं,
तो प्रोटीन के साथ में पाए जाने वाले अप्रोटीन भाग को क्या बोल देते हैं? प्रोस्थेटिक समूह बोल देते हैं। प्रोस्थेटिक समूह मतलब अप्रोटीन भाग होगा, प्रोटीन के साथ में ही होगा, उसका कोई भी कार्य प्रोटीन जैसा नहीं होगा। स्ट्रक्चर प्रोटीन जैसी होगी लेकिन कार्य कह सकते हैं, गुणधर्म कह सकते हैं, वो प्रोटीन के समान नहीं होगा। उसे अपने क्या बोल देते हैं? प्रोस्थेटिक समूह बोल देते हैं। प्रोटीन के साथ में कौन सा समूह पाया जाता है? प्रोटीन के साथ में एक अप्रोटीन भाग पाया जाता है जिसे अपने क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक समूह बोलते हैं। ये प्रोस्थेटिक समूह प्रोटीन में क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उस आधार पर क्या कर देते हैं? संयुक्त प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। यानी जो जल अपघटन किया, जल अपघटन के आधार पर एक तो साधारण प्रोटीन मिलता है अपने को। साधारण प्रोटीन में अल्फा अमीनो अम्लों का क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब प्रोटीन का जल अपघटन कराया, अगर अल्फा अमीनो अम्ल मिल रहा है तो वो कौन सा प्रोटीन है? अपना साधारण प्रोटीन है। अगर अपने जल अपघटन कराया और जल अपघटन कराने पर अपने को एक प्रोटीन प्राप्त हो रही है, मतलब अल्फा अमीनो के साथ में क्या हो रहा है? एक प्रोस्थेटिक समूह प्राप्त हो रहा है। प्रोस्थेटिक समूह मतलब एक अप्रोटीन भाग प्राप्त हो रहा है, तो उसे क्या कौन सा बोल देते हैं? अपने संयुक्त प्रोटीन बोल देते हैं। और ये संयुक्त प्रोटीन आगे 3 भागों में डिवाइड होता है। किस आधार पर? कि प्रोस्थेटिक समूह कौन सा है, प्रोस्थेटिक समूह कौन सा है। जैसे अपने देखते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर जो प्रोस्थेटिक समूह होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल होता है। कौन सा समूह देख रहे हैं? अपने प्रोस्थेटिक समूह देख रहे हैं। प्रोस्थेटिक समूह अपने क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या होगा? जो प्रोस्थेटिक समूह होगा वो कौन सा होगा? न्यूक्लिक अम्ल होगा। और जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर जो प्रोस्थेटिक समूह होगा वो कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट होगा। और जो क्रोमोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक समूह कौन सा होगा? तो अपने कह सकते हैं एक वर्णक होगा। क्रोमो का मतलब वर्णक ही होता है। क्या होगा? एक प्रोस्थेटिक समूह वर्णक होगा। संयुक्त प्रोटीन देख रहे हैं। संयुक्त प्रोटीन का मतलब प्रोटीन का जल अपघटन कराया, जल अपघटन कराने पर अपने को एक प्रोटीन वाला भाग प्राप्त हुआ और एक अप्रोटीन वाला भाग प्राप्त हुआ। उस अप्रोटीन भाग वाले समूह को अपनों ने क्या बोल दिया? प्रोस्थेटिक समूह बोल दिया। भिन्न भिन्न प्रोटीनों में क्या होता है? ये प्रोस्थेटिक समूह भिन्न भिन्न होता है। इस आधार पर 3 इनका क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया। एक न्यूक्लियो प्रोटीन, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा क्रोमोप्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन में, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब कि इसके अंदर जो प्रोस्थेटिक समूह होगा वो कौन सा होगा? न्यूक्लिक अम्ल होगा। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब कि इसके अंदर जो अप्रोटीन भाग होता है, जो प्रोस्थेटिक समूह होता है वो कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। और क्रोमोप्रोटीन के अंदर कौन सा होगा? तो वर्णक होगा। यानी वर्णक क्या होगा? इसके अंदर अप्रोटीन भाग होगा जिसे अपने क्या बोल रहे हैं? प्रोस्थेटिक समूह बोल रहे हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का एग्जांपल देखते हैं तो इसके नाम से ही होगा, न्यूक्लिन होगा। इसका न्यूक्लिन इसका एग्जांपल होगा। मतलब जो न्यूक्लिन प्रोटीन होता है वही क्या होता है? न्यूक्लिन प्रोटीन इसका क्या है? एग्जांपल है। न्यूक्लियन प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन का ही क्या है? एग्जाम्पल है। न्यूक्लियो प्रोटीन किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोस्थेटिक समूह है वो कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल है। ग्लाइकोप्रोटीन के लिए कौन सा हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल माइसिन हो जाएगा। और वर्णक अपने को पता है कि इसके लिए एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? तो हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, ये क्या हो जाएंगे इसके? हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लोरोफिल, ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। जल अपघटन, प्रोटीन का जल अपघटन कराना है। अगर अल्फा अमीनो अम्ल अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है तो वो कौन सा हो जाएगा? साधारण प्रोटीन हो जाएगा। जैसे ग्लाइसिन भी बोल सकते हो आप, इसे क्या बोलते हो? ग्लाइबोबिन भी बोल सकते हो, इलुबिन भी बोल सकते हो, माइसिन भी बोल सकते हो। ये सारे किसके उदाहरण है? साधारण प्रोटीन के उदाहरण है। फिर आता है कि संयुक्त प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जल अपघटन कराया, प्रोटीन के भाग के साथ में अपने को क्या मिला? एक अप्रोटीन भाग मिला। अप्रोटीन भाग को अपनों ने क्या बोल दिया? प्रोस्थेटिक समूह बोल दिया। यानी जब प्रोटीन के साथ में एक अप्रोटीन वाला भाग, यानी जिसका गुणधर्म कार्य
आदि क्या होते हैं, प्रोटीन से भिन्न होते हैं, लेकिन संरचना और सूत्र क्या होते हैं, प्रोटीन के समान होते हैं। उसे अपने क्या बोल देते हैं, अप्रोटीन भाग। उसे ही अप्रोटीन भाग को ही क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह बोल देते हैं। ये प्रोस्थेटिक समूह भिन्न भिन्न प्रोटीनों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया 3 भागों पर, एक न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर जो प्रोस्थेटिक समूह होगा वो न्यूक्लिक अम्ल होगा। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर जो प्रोस्थेटिक समूह होगा वो कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। और क्रोमोप्रोटीन के अंदर जो प्रोस्थेटिक समूह होगा वो कौन सा होगा, वर्णक होगा। न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जाम्पल न्यूक्लियन प्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल माइसोसिन होता है। और क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन बोल सकते हो और क्लोरोफिल बोल सकते हो। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जाम्पल दीजिए, ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल दीजिए, क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल दीजिए। ये आपको क्या करने होंगे, बताने होंगे। और संयुक्त प्रोटीन किसे कहते हैं वो आपको बोलना होगा। संयुक्त प्रोटीन पूछ रहा है तो उसके साथ में आपको तीनों के ये एग्जाम्पल देने होंगे। आपसे ये भी पूछ लेगा कि प्रोस्थेटिक समूह किसे कहते हैं, तो प्रोटीन के साथ में पाया जाने वाला अप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन हाफ नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ तक प्रोटीन का क्या होता है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। कल अपने अल्फा अमीनो अम्ल देखेंगे, बीटा अमीनो अम्ल, ये अम्लों के बारे में देखेंगे कि जो जल अपघटन होने पर अंतिम उत्पाद अपना कौन सा बना है, अल्फा अमीनो अम्ल बना है, वो कैसे बना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।